हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलबाग वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम जो अभी हमारा रिसेंट में एग्जाम हुआ था 2025 का जून में, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चंस जो है मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस तरह की स्टेटमेंट जो है वो आई हुई है और किस तरह से आपको सोल्व करना है पेपर। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए ये एग्जाम अगर आप सोल्व करते हो तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो और आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ये लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसमें मिलेगी, साथ में आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो आपके होम एड्रेस पे हम डिलीवर करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी बुक्स आपको मिलेगी, जो आपकी 10 यूनिट्स के नोट्स इसके अंदर कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जिसको भी कोई इंटरेस्टेड है तो फिर इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम हमारे पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, ये एग्जाम जो है ये अभी जून 2025 का जो पेपर हुआ था, ये काफी ज्यादा मुश्किल पेपर था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो हमारे सिलेबस से भी बाहर थे। यानी कि सोशल साइंस की जो रिसर्च है, ठीक है, या सोशल साइंस से जो सब्जेक्ट है वहां से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे जो लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ टर्म दी गई है और ये जो टर्म्स हैं इनकी मतलब शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन दी गई है और हमें इनकी फुल फॉर्म बतानी है। मतलब इसका मतलब बताना है। देखो, ETSQ, SQ का मतलब क्या है? ये सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें सेम, द प्लेस साइटेड एवरीवेयर एंड द फॉलोइंग, फॉलोइंग होता है ना सीक्वेंस। तो इसको हम ए को फोर्थ के साथ मैच करेंगे। अब देखो, ए फोर्थ कहाँ पे है? ए का जो फोर्थ है वो दिया गया है थर्ड में। तो हमारा थर्ड देखो एक से ही मैच हो रहा है, वैसे तो एक से ही हमारा आंसर जो है वो हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? थर्ड। आइटम का मतलब होता है सेम, और लोक साइटेशन इसको हम लोक को बोलते हैं। वैसे अब हम याद रखने के लिए लोकेशन से याद रखेंगे। ठीक है, लोकेशन का मतलब होता है प्लेस, जगह। तो हम इसके साथ इसको मैच कर देंगे। ठीक है, और पैसिम का मतलब होता है, पैसिम मतलब एवरीवेयर। डी का हो गया थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से मैच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, आगे देखो, प्रॉपर सॉल्यूशन भी मैंने इसमें डाल रखा है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। द टर्म क्रोनोटॉप हैज बीन कोइन्ड बाय, ये मिखाइल बाख्टिन की टर्म है। ये क्रोनोटॉप का मतलब टाइम और जो स्पेस है, ठीक है, उस दोनों के अंदर कनेक्शन बताना लिटरेचर में, दैट इज कॉल्ड क्रोनोटॉप। ये है मिखाइल बाख्टिन। आंसर होगा हमारा फर्स्ट। ये तो आसान था क्वेश्चन। उसके बाद है, द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग एक्वायर लैंग्वेज एंड हाउ वी यूज लैंग्वेज टू स्पीक अंडरस्टैंड इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? कि ह्यूमन बीइंग जो है लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, एंड हाउ वी यूज लैंग्वेज, और कैसे हम बोलने के लिए उसको यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलिंग्विस्टिक्स। ऑप्शन फोर्थ इसमें हमारा सही है, इसको हम बोलते हैं साइकोलिंग्विस्टिक्स। नीचे एक्सप्लेनेशन पूरी दी गई है इसकी, ये आप बाद में पढ़ लेना। अरेंज द फॉलोइंग कोर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड अकॉर्डिंग टू MLA हैंडबुक 9th एडिशन। एक तो ये 9th एडिशन और एक जो 11th एडिशन है, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो दोनों एडिशन को आप बहुत अच्छे से करके जाना है। इस पे मैं स्पेशल एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, MLA हैंडबुक पे वैसे मैंने पहले भी बनाई हुई थी, जब 2-3 क्वेश्चन पहले आए थे ना, एक वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे ही वो डाल रखी है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारा पब्लिशर, टाइटल ऑफ सोर्स, ऑथर, टाइटल ऑफ कंटेनर, सबसे पहले आएगा ऑथर। ठीक है, उसके बाद टाइटल ऑफ सोर्स, देन टाइटल ऑफ कंटेनर, CBD। CBD यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट के अंदर। देन उसके बाद A और E, पब्लिशर का नाम, और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में पब्लिकेशन डेट आएगी। 9th एडिशन के अकॉर्डिंग लास्ट में क्या आती है? पब्लिकेशन डेट। अगर आप इतना भी याद रख लोगे तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता था, क्योंकि लास्ट में ई ऑप्शन सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर ही दिया गया है। चलो जी, अकॉर्डिंग टू द 1991 सेंसस, द डैश लैंग्वेज आर कंसिडर्ड शेड्यूल लैंग्वेज। सबसे पहले तो ये समझो कि जो ये शेड्यूल लैंग्वेज है ये क्या होती है? ये उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है
उसके 8th स्केड्यूल के अंदर जो लैंग्वेज आती है उनको हम बोलते हैं स्केड्यूल लैंग्वेज। और ये एट प्रेजेंट जो है वो कितनी है, 22। एट प्रेजेंट है 22, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग तब थी 18 लैंग्वेज। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। लिखा हुआ नीचे 8 schedule originally had fewer language by reference to schedule language. This typically refer to the count of 18 language recognized in the Indian Constitution in 8th schedule। ठीक है, चलो जी आगे है। फिर मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ। कोलोकेशन क्या होता है, लैंग्वेज में कोलोकेशन का मतलब है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का आपस में नेचुरल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का आपस में नेचुरल कॉम्बिनेशन। अब देखो इसमें कौन सा है, मैथमेटिक्स इनटू लिंग्विस्टिक ये नहीं है। टर्म द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये भी नहीं है। ए हैबिचुअल एसोसिएशन बिटवीन पर्टिकुलर वर्ड्स, हैबिचुअल एसोसिएशन, एसोसिएट होना बिटवीन पर्टिकुलर वर्ड्स। तो ए का हो गया थर्ड। ए थर्ड कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर है ए का थर्ड। ठीक है, तो ये एक से ही हमारा सोल्व हो रहा है, ये वाला भी। ठीक है, आगे इसको देख लेते हैं एक बार। इनफ्लेक्टेड, इनफ्लेक्टेड क्या होता है, इनफ्लेक्टेड का मतलब होता है ये एक ग्रामेटिकल प्रोसेस होता है जिसमें वर्ड्स अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करता है। लाइक जैसे कि टेंस हो गया, नंबर हो गए, जेंडर है या पर्सन है, ठीक है, वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इनफ्लेक्टेड बोलते हैं। ए टर्म इन विच ए वर्ड टेक्स वेरियस फॉर्म, अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करता है। देन उसके बाद है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है यहाँ पे ए टर्म फॉर द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कॉन्ट्रास्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जनरेटिव है, ये टर्म बोरो की गई है 1960 में फ्रॉम मैथमेटिक्स इनटू लिंग्विस्टिक बाय नोम चॉम्स्की। जनरेटिव एक ऐसा सिस्टम होता है जो लिमिटेड, जो रूल से अनलिमिटेड सेंटेंस को जनरेट करता है, उसको हम बोलते हैं जनरेटिव। ये जनरेटिव ग्रामर का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी है। इंग्लिश लिटरेचर वाज फर्स्ट ऑफर्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एट किंग्स कॉलेज लंदन इन 1831। ठीक है, ये सही है। उसके बाद इंग्लिश वाज ऑफर्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इंग्लैंड ओनली इन 1828। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको आज, ये जहां पे ओनली वर्ड लिखा होता है ना, 99% चांसेस होता है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत होती है, जहां भी ऑनलाइन ओनली होता है। देखो मैं सब में नहीं कह रहा, लेकिन 99% चांसेस रहते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट होती है। ठीक है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। दो taught as a medium of instruction and subject of study in the language since 1850s, Oxford and Cambridge did not allow the new subject of English literature to be taught till the end of the 19th century। ये ठीक है स्टेटमेंट। In 1931, English replaced the study of classic in Greek and Latin language of the church in Oxford and Cambridge। Oxford के अंदर 1894 में रिप्लेस किया गया था और कैम्ब्रिज में 1911 में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। Till the end of the 19th century, literature meant that the study of great books in classical language like Greek and Latin in Oxford and Cambridge। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ACE इसमें आंसर सही है। ACE गिवन है ऑप्शन फर्स्ट के अंदर ही। ये आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है इसमें। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट वन। A mixed metaphor conjoins two or more obviously diverse metaphoric vehicles। ये ठीक है बिल्कुल। मिक्स्ड मेटाफर होता है जिसके अंदर दो या उससे ज्यादा डाइवर्स मेटाफोरिक व्हीकल्स होते हैं। इन मेटोनमी इज ए पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू सिग्निफाई द होल। ये मेटोनमी में नहीं होता, ये सिनेक्डोक में होता है। ठीक है, कि एक पार्ट जो है वो पूरे को सिग्निफाई करता है। ठीक है, मेटोनमी में होता है, मेटोनमी का मतलब है एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जो दूसरे को सब्स्टिट्यूट करता है, जैसे कि जो उससे क्लोजली एसोसिएट करता है, उसको हम मेटोनमी बोलते हैं। तो ये गलत होगी। टू स्कैन ए पैसेज ऑफ वर्स इज टू गो थ्रू लाइन बाय लाइन टू एनालाइज इट्स कंटेंट, थीम एंड डिक्शन। किसी भी पैसेज को स्कैन जब करते हैं तो क्या देखा जाता है, उसमें कंटेंट नहीं देखा जाता, उसके अंदर इस तरह की चीजें होती है जैसे कि मीटर है,
ठीक है, ये देखा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। द टर्म कीनिंग डिनोट्स द रिक्रूटिंग यूज इन द पोएम्स रिटन इन ओल्ड जर्मनिक लैंग्वेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज इज प्लेस ऑफ द ऑर्डिनरी नेम ऑफ द समथिंग। फिगरेटिव लैंग्वेज इज ऑफन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ये भी ठीक है। तो देखो पहला सही है, दूसरा हमने गलत कर दिया, तीसरा गलत कर दिया, तो ए डी और ई, ए डी ई, ए डी ई ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो डेफिनेटली आप ज्यादा क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। उसके बाद है वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्टैंड बट केम दैट वॉज वेव्स एंड वॉस्ट इट अवे। ये लाइन है और दूसरी तरफ ऑथर के नाम दिए गए हैं, इनको मैच करना है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री कहां पे है ये? एज यू लाइक इट बाय शेक्सपियर। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ये कहां पे है? थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। रिमेंबर हाउ वी पिक द डैफोडिल्स, ये है टेड ह्यूज। और वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड बट केम द वेव्स एंड वॉस्ट इट अवे, ये एडमंड स्पेंसर का एमोरिटी से ये लाइन ली गई है। तो इस तरह से ये मैच करना था आपको। आगे फिर करेक्ट डेफिनेशन लैंग्वेज की चूज करनी है। लैंग्वेज यूज सिंबल, सही है, लैंग्वेज जो है वो सिंबल यूज करती है। दैट प्राइमरली वोकल बट में ऑल्सो बी विजुअल एंड इट्स सबफील्ड आर फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, राइटिंग सिस्टम, ऑर्थोग्राफी एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इट्स सबफील्ड आर सेंटेंस प्रोसेसिंग, प्रैग्मेटिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस एंड कन्वर्सेशन एनालिसिस, ये भी ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज यूज सिंबल दैट हैव अनकन्वेंशनलाइज्ड मीनिंग एट इट्स सबफील्ड आर यूनिवर्सल ग्रामर, इनेटनेस, ये गलत है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज और फीलिंग बाय द यूज ऑफ कन्वेंशनलाइज्ड साइन, साउंड, जेस्चर, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कम्युनिकेट लैंग्वेज का मतलब ही क्या है? सिस्टमेटिक मींस कम्युनिकेट करना अपने आइडियाज को, स्पीच को, फीलिंग्स को, ये भी ठीक है। तो ए बी डी हमारा सही आंसर है, इसमें गिवन है ए बी डी कहां पे? ऑप्शन सेकंड में, तो सेकंड ऑप्शन सही है। आगे है अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डे सोशोर व्हाट इज द मिनिमम नंबर नेसेसरी टू कंप्लीट द स्पीकिंग सर्किट। अब बोलने के लिए एक सर्कल बनाने के लिए मिनिमम पूछा गया है, मिनिमम कितने होने चाहिए? अब एक में तो सर्कल नहीं बनेगा, मिनिमम तो दो में होगा, दो में सर्कल बनेगा। ये तो कॉमन सेंस से ठीक हो सकता था क्वेश्चन, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मिलर्स प्ले द क्रूसिबल वाज फर्स्ट रिटन इन वर्स, ये वर्स के अंदर लिखा गया था, पहला सही है। अमेरिकन ड्रीम इज ए प्ले बाय एडवर्ड एल्बी अबाउट द एब्सर्ड सिचुएशन इन इमीडिएट रियलिटीज, ये भी ठीक है। अमेरिकन ड्रीम इज ए नोवेल बाय लोनेस्को अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ मिडिल एज्ड प्रोफेशन। अमेरिकन ड्रीम जो है वो नॉर्मन मेलर की जो नोवेल है, ना कि लेनेस्को की, ये गलत हो गई स्टेटमेंट। ठीक है, किस किस है ये? नॉर्मन मेलर की। Miller's play The Price is set in the Barque Palace in Eastern Europe, teasing social and metaphysical sophistication that debates not only the responsibility of the writer but the extent to which reality is composed for a series of performed gesture। नहीं जी, इसको कहां पे सेट किया गया है? न्यूयॉर्क के एक सिटी अपार्टमेंट के अंदर इसकी सेटिंग रखी गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। मिलर्स प्ले द प्राइस एक्सप्लोर द एक्सटेंट टू विच वी रेट्रोस्पेक्टिवली इन्वेंट आवर ओन हिस्ट्री, ये सही है। तो ए बी और ई, ये स्टेटमेंट तीन सही है। ए बी ई कहां पे है? ऑप्शन फोर्थ के अंदर है ये। चलो जी आगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रोनोलॉजिकली इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन एरिस्टोटल पोएटिक्स। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सच में बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखो, एक ही प्ले के अंदर एरिस्टोटल ने अपनी जो पोएटिक्स है इस बुक के अंदर कौन कौन सी बातें बोली है, पहले कौन सी बात बोली है, उसके बाद कौन सी बोली है। ठीक है, ये हमें क्रोनोलॉजी में सेट करना है। बड़ा मतलब इलॉजिकल सवाल पूछा गया है ये तो। द प्लॉट इज द एंड एट विच ट्रेजेडी एम्स, ये पहले यही आएगा। द प्लॉट इज द एंड एट विच ट्रेजेडी एम्स। रिगार्डिंग द प्लॉट ए होल इज व्हाट हैज बीन बिगिनिंग मिडल एंड, ये भी बोला था उसने, प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए, एंड होना चाहिए, ये भी ठीक है। उसके बाद है द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी शुड हैव यूनिटी होनी चाहिए, तो कंपोनेंट इंसिडेंट, ये भी इसके बाद यही आएगा। ए बी
C. Then the character in question must occupy a mean between these extensions. इसके बाद E आएगा. The function of the poet is to narrate events such as might occur in accordance with the laws of probability or necessity. Then उसके बाद D आएगा. A B C E D. A B C E D फोर्थ ऑप्शन के अंदर है, ये सही है. नेक्स्ट उसके बाद फॉर आर्नोल्ड कल्चर इज, क्या बोला था उसने? कल्चर इज दैट हैज बीन बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड, ऐसे बोला था ना कल्चर के बारे में. तो बेस्ट बोला है, यहाँ पे रोस्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो वर्स्ट वाला कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा. तो इसमें बेस्ट है, ये नेगेटिव हो गया, गलत है. व्हाट इज बेस्ट वर्स्ट, ये दोनों एलिमिनेट कर दो. ए सी और ई, ए सी ई है हमारा ऑप्शन फर्स्ट में, तो फर्स्ट आंसर सही है. Who said Shakespeare was the Homer or the father of dramatic poet? Johnson was the Virgil, the pattern of elaborate writing. I loved Johnson, but Shakespeare the most comprehensive soul. ऐसे बोला था किसने? जॉन ड्राइटन ने अपने एक वर्क में, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, हमेशा आपको पढ़ के जानी है पेपर में, ये इससे क्वेश्चन आता रहता है. ठीक है, तो जॉन ड्राइटन इसका सही आंसर होगा 65 का. आसान क्वेश्चन था ये भी. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट द करेक्ट वन. चार्ल्स लैम्ब वाज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ कोलरिज एंड डिफेंडर ऑफ द पोएटिक क्रीड ऑफ वर्ड्सवर्थ. सही है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहा है कोलरिज का, ये ए स्टेटमेंट सही है. द लंडन क्राउड व्हाट इज प्लेजर एंड ऑक्यूपेशन नेवर अट्रैक्टेड चार्ल्स लैम्ब, नेवर अट्रैक्टेड चार्ल्स लैम्ब, ये नहीं है ठीक. चार्ल्स लैम्ब गिव द बेस्ट पेन पोर्ट्रेट ऑफ कोलरिज, हैजलिट, लंडन हुड एंड मेनी मोर ऑफ द इंटरेस्टिंग मैन एंड वुमेन ऑफ हिज एज. हाँ, इसमें 25 मैन को पोर्ट्रेट किया था एक बुक में. ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है. चार्ल्स लैम्ब रोट एसे ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एंड द रिवोल्ट ऑफ थार्टर्स. ये तो इसने लिखा है एसे ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर भी लिखा है. द रिवोल्ट ऑफ द थार्टर्स वाज रिटन बाय थॉमस डी क्विंसी, तो ये गलत हो जाएगा. Lamb was especially fond of old writers and was apparently unable to express his new thought without using their old quaint expression. ये भी सही है. तो इसके अंदर ACE गिवन है ऑप्शन थर्ड में, थर्ड ऑप्शन सही हो गया इसका. चलो जी आगे. Who among the following attempted to reconcile discrepancies between various classical authors such as Plato and Aristotle as well as between philosophy and poetry? इस डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है एसोसिएट करना दो चीजों के बीच में. अब वो किसने किया है ऐसा? सर फिलिप सिडनी, लॉन्जाइनस द नियो प्लेटोनिस्ट और जॉन ड्राइटन. इसका सही आंसर है नियो प्लेटोनिस्ट. जो प्लेटो है उनके आइडियाज को जो फॉलो करते थे उनको बोलते हैं नियो प्लेटोनिस्ट. Which of the following is not a distinct discourse analytical research tradition suggested by Margaret Wethel? एनालिटिकल रिसर्च इसमें से कौन सी नहीं है? डिस्कर्सिव, बाख्टिन, सोसारियन, फर्डिनेंड de Saussure की है ये जो है वो एनालिटिकल नहीं है. ऑप्शन थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है. Read the following statement carefully and choose the correct one. Patrick White, Krishna Stead and Robertson Davies are the famous Australian novelists. जी नहीं, गलत है ये. रॉबर्टसन डेवियस जो है वो कैनेडियन ऑथर है. ठीक है, इसलिए इसने बोला है कि ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट है, लेकिन है ये कौन? कैनेडियन. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. द नोशन ऑफ सिविलाइज्ड barbarity was anticipated in H. Rider Hogarth 1887 novel A la Quatermain, in which civilization is said to be the only savagery savage guilt. ये ठीक है. Novel like The French Lieutenant Woman, Midnight Children and Waterland deconstruct traditional notion of history and subjectivity. ये बिल्कुल सही है. O'Brien's Country Girl trilogy, Megan the Dark, which were banned in Ireland, were published during 1950s. हाँ, ये बैन तो की गई थी ये गर्ल्स ट्रायलॉजी
और द डार्क है, इसको बैन किया गया था। ये गर्ल्स ट्रायोलॉजी 1965 में पब्लिश हुई थी और बाद में ये 70 के आसपास आयरलैंड में पब्लिश हुई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट डी गलत है। इसमें हमारा बी सी, अब 3 पूछा है तो ई अपने आप ठीक हो गया। बी सी ई कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन थर्ड में। ठीक है, ये रहा ऑप्शन थर्ड। इसको पढ़ लेते हैं। द ट्रॉमा ऑफ मिड सेंचुरी ईयर्स अकाउंट्स फॉर द प्रिवेलेंस ऑफ डिस्टोपियन एलिमेंट इन नोवेल लाइक क्लॉकवर्क ऑरेंज डिस्टोपियन है। ठीक है, लनार्क एंड द हैंडमेड टेल, ये तीनों ही डिस्टोपियन है। ये स्टेटमेंट भी सही है। हु हैज डिजाइंड panopticon and used the term as a new mode of obtaining power of mind over mind? ये है जर्मी बेंथम की टर्म है ये पनोप्टिकॉन। बाद में इसको डेवलप किया था किसने? मिशेल फुको ने। मिशेल फुको ने अपनी थ्योरी दी है पनोप्टिसिज्म वाली, जिसमें एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है वो जहाँ पे एक सिंगल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जितने भी जो प्रिजनर हैं वो सबको देख रहे हैं। हालांकि वो चाहे अवेलेबल नहीं हो, लेकिन वो पावर वहां पे मेंटेन कर दी गई है। उन लोगों के दिमाग में ये सेट कर दिया गया है कि तुम्हें कोई देख रहा है। इसको हम बोलते हैं पनोप्टिकॉन। Which of the following critique are associated with Frankfurt School of German intellectual? इसमें बताना फ्रैंकफर्ट स्कूल से कौन कौन से ये राइटर जो है वो बिलोंग करते हैं। वोल्टर बेंजामिन है इसमें, लोरा मल्वे नहीं है, ये तो वो मीडिया थ्योरिस्ट में आती है। ट्रेविस हेंडरसन, मार्क्स हॉर्खहाइमर और लियो लेवेंथल। ए डी ई इसमें सही है। ए डी और ई, ए डी ई है हमारा, पहले ही में ही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आ गया अगला, मैच करना है वर्क ऑथर के साथ। गोरा, ये गोरा वाला रविंद्रनाथ टैगोर का है। ये वाला रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि डी का थर्ड हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं डी का थर्ड जो है वो कौन से ऑप्शन में है। एक ही ऑप्शन में दिया गया है। देखो, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो डी का थर्ड फर्स्ट में दिया गया है, तो ये हमारा सही हो गया। उसके बाद है हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क, द संस्कृत लैंग्वेज whatever to be an its antiquity of the wonderful structure more perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exclusively refined than either, yet be boring, yet bearing to both of them stronger affinity both in the roots of verbs and the forms of grammar than could possibly have been produced by ancient। हमारी लैंग्वेज संस्कृत ऐसी थी। ठीक है, और ऐसा किसने बोला है? सर विलियम जोन्स। जी, सर विलियम जोन्स सही आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इन स्टेटमेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है? नहीं। Nazim Azikal founded Quest, a journal intellectual review associated with liberal democratic politics, 1955। The Illustrated Weekly of India sponsored a short story competition and began publishing contemporary Indian English poetry। ये 1950s में स्टार्ट हो गया था, 50s से लेकर 60s तक इन्होंने ये पब्लिकेशन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोइट्री इसमें चलती रही पब्लिकेशन इनकी। द राइटर वर्क्स ऑफ बिगेन टू पब्लिश वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, ये फाउंड किसने किया था? पुरुषोत्तम लाल दत्त ने। ठीक है, और ये 1958 में है। उसके बाद सी आर मेंडी बिकेम द एडिटर ऑफ इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये 1940s में बन गया था और ये 50s तक भी आगे चल के रहा था इसका एडिटर। तो ये सबसे पहले देखो ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी डी। डी ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है? एक के अंदर ही है बस, डी बी ए सी। हालांकि बहुत अटपटे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं जो क्रोनोलॉजी वाले हैं, सीधे सीधे वर्क नहीं पूछे गए। इस बार स्टेटमेंट जो है वो पूछी गई है ज्यादातर। आगे कैरेक्टर के साथ मैच करना है। उर्सुला स्क्रेबेंस्की, गोर्डल जेराल्ड, ये है उर्सुला रेनबो के अंदर है ये। गर्डन जो है वुमेन इन लव, कॉनी मेलोर्स है लेडी चैटरलेज लवर और मैरियम पोल है इसके अंदर। ऐसे मैच करना था। ए का 4, बी का फर्स्ट। 1 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है बी का फर्स्ट, सी सेकंड, डी थर्ड। ठीक है,
Which of the following rules are correct regarding the formatting of the date and time in body of thesis writing according to MLA हैंडबुक 9th एडिशन? देखो 9th एडिशन का फिर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब इसमें हमें बताना है कौन कौन से रूल जो है वो करेक्ट है। When using the month, day, year style in prose, a comma must be placed after the year unless another punctuation mark follow it. ये सही है। मंथ, ईयर, डे और ईयर इस स्टाइल में लिखते हैं तो कोमा लगाना है उनके बीच में, ये स्टेटमेंट सही है। यूज ए कोमा बिटवीन मंथ एंड ईयर और बिटवीन सीजन एंड ईयर, नहीं, ये नहीं है। कंप्लीट मंथ, डे और ईयर वाला होगा तब कोमा लगाना है। डिकेड्स कैन बी रिटन आउट और एक्सप्रेस्ड इन न्यूमरल्स। डिकेड्स जो है वो न्यूमरल्स में लिखे जा सकते हैं, ये सही है। स्पेल आउट सेंचुरीज इन अपर केस लेटर, नहीं, अपर केस लेटर में नहीं आएगी। न्यूमरल्स आर यूज्ड फॉर मोस्ट टाइम ऑफ द डे, जनरली यूज द 12-hour क्लॉक सिस्टम इन प्रोज, ये सही है। तो इसका आंसर होगा ACE, ACE ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, ठीक है। जैक्स डेरिडा आर्काइव फेवर फ्रॉडियन इंप्रेशन इज रिलेटेड टू जैक्स डेरिडा का वर्क है आर्काइव फेवर, आर्काइव फेवर। अब इसमें क्या है, आर्काइव फेवर, आर्काइव का मतलब क्या होता है? आर्काइवल जो ये मेथड होता है इसका मतलब है जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, लेटर्स, फोटोग्राफ्स, डायरीज, ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, ठीक है, जितने जैसे भी जो ये प्रिजर्व्ड मटेरियल होता है उनको स्टडी करना, ठीक है, उनको स्टडी करके डेटा कलेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं आर्काइव मेथड। तो इसमें ये रिलेटेड है किससे? आर्काइवल से ही है, फर्स्ट ही सही है। आर्काइव, आर्काइवल ही याद रखो इसको, ठीक है, पहला ही सही है इसमें। Who prepared the first blueprint on English education in India in 1792? First blueprint by Charles Grant, option second. The term remainder has been first used by, ये है जैक्स डेरिडा, ऑप्शन थर्ड। Which group of poet among the following is known as the Georgian poet? जॉर्जियन पोएट किसको बोलते हैं? ये जो जॉर्जियन पीरियड है, एक ग्रुप ऑफ ब्रिटिश पोएट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ के टाइम पे थे, उनको बोलते हैं जॉर्जियन पोएट। ये है इसमें रूपर्ट ब्रूक, वॉल्टर डेलामेर, जॉन ड्रिंकवाटर, जेम्स एलरॉय फ्लेकर। वैसे और भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है, बाकी ये तो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। Who described Rajaram Mohan Rai as an inaugurator of the modern age in India? रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने बोला था इनोग्रेटर ऑफ इंडिया राजाराम मोहन राय को। Choose the correct events corresponding with the year. The Official Language Commission submitted report in 1936. 1936 में नहीं, 1956 में है ये, तो ये स्टेटमेंट गलत है। The first ELTI was established Allahabad in 1954, ये ठीक है, ठीक है ये। The Central Institute of English and Foreign Language was established in Hyderabad in 1958, ये भी ठीक है। National Policy on Education came in 1960 में थोड़ी आई थी, 1986 में है ये तो, ठीक है, तो ये ठीक, ये गलत होगी। The NEP and POA came in 1986, ये ठीक है। तो हमारी इसमें स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है? BCE, BCE है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। चलो जी आगे है, हु हैज coined the phrase bricolage? ये तो आसान क्वेश्चन है। bricolage was coined by Claude Lévi-Strauss, ऑप्शन फर्स्ट है Claude Lévi-Strauss। Identify the correct chronological order as per the publication year of the following works. अब फिर इसमें क्रोनोलॉजी में इनकी सेटिंग रखनी है, शायद आगे हाँ दिया गया है। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बैकन का है 1605 में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, मैनर्स, ओपिनियन एंड टाइम्स सेप्टसबरी ने लिखा है 1711 के अंदर। उसके बाद इंक्वायरी इनटू द ओरिजिनल ऑफ द आइडिया ऑफ ब्यूटी एंड वर्च्यूज फ्रांसिस हचिसन ने लिखा है 1725। द प्लान ऑफ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सैमुअल जॉनसन ने शुरू किया था 1747 के अंदर और इसको कंप्लीट किया था 1755 तक, ठीक है।
उसको कितने साल लगे? 9 साल लग गए थे ये लिखने के लिए। चलो, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ पोएम रिटन बाय डब्ल्यू बी यीट्स। डब्ल्यू बी यीट्स की पोएम बतानी है कौन सी है? द सेकंड कमिंग, डेथ ऑफ सौरभ, लापिस लाजुली। डेथ ऑफ सौरभ नहीं है इनकी, ईस्टर 1916 है। द होम कमिंग हैरोल्ड पिंटर का है, ये तो गलत है, ये भी गलत हो गई। सेलिंग टू बाइजेंटियम, लेड एंड स्वान। सेकंड कमिंग, द हाउस ऑफ लाइफ, डेजी रोसिटी का, ये भी गलत हो गई। नो सेकंड ट्रॉय, लापिस लाजुली, इट ईस्टर 1916, व्हेन यू आर ओल्ड, ये ठीक है। ये सारी पोएम जो है वो किसकी है? विलियम बटलर यीट्स की है। हु हैज coined द टर्म ओन टू थियोलॉजी? ओन टू थियोलॉजी डेरिडा की है ये, डेरिडा। ये कोइनेज पूछते हैं ना, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी राइटर ने डेवलप किया होता है, ऑप्शन वो दिया होता है, जिसने कोइन किया है वो ऑप्शन में ही नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह की चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान बाकी एनटीए को करना चाहिए इन चीजों का। Who among the following Mughal rulers carried out an experiment for the newborn babies to be raised in silence? अब देखो, इन ऐसे क्वेश्चंस का कोई लॉजिक नहीं बनता कि क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा मुगल रूलर था। इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया, हिस्ट्री से, जिसने एक्सपेरिमेंट किया न्यू बोर्न बेबीज टू बी रेज्ड इन साइलेंस, लेकिन इसको एसोसिएट किया गया है हमारे लैंग्वेज एक्वायर करने वाली यूनिट के साथ। इसमें अकबर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने बच्चों को अलग रखा बिल्कुल जहां पे साइलेंस थी, ये देखने के लिए कि ये जो बच्चे हैं वो किस तरह की लैंग्वेज को डेवलप कर पाएंगे। जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो किसी तरह के स्पीच को डेवलप ही नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सोसाइटी है, जो इन्वायरमेंट है, उसी से हम हमारी स्पीच जो है उसको डेवलप करते हैं, हमारी लैंग्वेज वहां से डेवलप होती है, वो इनेट क्वालिटी नहीं होती। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था अकबर ने। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। लिबर्टी ऑफ प्रेस, द विजन ऑफ मिर्जा, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, डिक्वेंसी का है ये। मेंटल स्लेवरी ऑफ द मॉडर्न वर्कमैन, विजन ऑफ मिर्जा जो है वो इसका हो गया एडिसन का। लिबर्टी ऑफ प्रेस के बारे में किसने बात की थी? जॉन मिल्टन ने, एरोपेजिटिका लिखा है ना उसने। और मेंटल स्लेवरी ऑफ द मॉडर्न, ये कौन सा बच गया? रस्किन। बस हो गया मैच ऐसे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मटेरियल कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द हायरार्की गिवन बाय डेलिया डे सोउसा, कोरिया एंड डब्ल्यू आर ओवन इन द हैंडबुक टू लिटरेरी रिसर्च। भाई कहाँ से लेके आते हो ऐसे नाम? इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे नाम सुने ही नहीं पहले। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस बार डाले गए हैं जो बड़ी मुश्किल से, स्पेशली क्रोनोलॉजी वाले जिनकी डेट्स भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है बहुत जगह पे। ठीक है, बहुत जगह पे ये नाम नहीं मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से ये आंसर जो है वो निकाले हैं एक्सप्लेनेशन। आइडेंटिफाई योर नियरेस्ट मेजर रिसर्च लाइब्रेरी, इसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि सबसे पहले क्या करना होगा? विजिट योर नियरेस्ट मेजर रिसर्च लाइब्रेरी, पहला ये आएगा डी वाला। विजिट योर नियरेस्ट मेजर रिसर्च लाइब्रेरी, ये इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद ए आएगा, आइडेंटिफाई योर नियरेस्ट मेजर रिसर्च लाइब्रेरी। देन आइडेंटिफाई व्हाट इज अवेलेबल ऑनलाइन। उसके बाद है विजिट योर ओन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। बिल्कुल इलॉजिकली क्वेश्चन है ये, कोई तुक नहीं बनता इस क्वेश्चन का। आइडेंटिफाई द सबटाइटल ऑफ द ओलिवर गोल्डस्मिथ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, आसान है ये तो। ए प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। द ट्रेवलर का सबटाइटल है प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। इफ द ग्लिड इज डिस्टिंक्ट इनफ टू बी हर्ड, द वोवल प्लस ग्लिड विल बी ट्रीटेड एज। इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? मतलब दोनों साउंड अलग से और क्लियरली सुनाई देते हैं, तो ये सिचुएशन जो है सीक्वेंस ऑफ वोवल बनाती है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस ऑफ टू वोवल जो है वो आंसर सही है, ऑप्शन थर्ड। उसके बाद है थिंकिंग अबाउट वुमेन, मैरी एलम का है ये। इसको मैच करेंगे इसके साथ। द फीमेल यूनिट्स जो है वो ब्रीमेन ग्रियर। द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, सुलिमित फायरस्टोन। फीमेल मिस्टिक, बेटी फ्राइडन का हो गया। इस तरह से ये मैच करना था। ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से आते हैं, ये फेमिनिज्म से ये टेक्स्ट।
अरेंज द फॉलोइंग नॉवल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन। ये आगे मैंने लिखे हुए हैं, वहीं से मैं आपको बता देता हूँ। ये है, सबसे पहले आएगा टू लीव्स एंड बड, मुल्क राज आनंद 1937। सो मैनी हंगर, बबानी भट्टाचार्य 1947। वेटिंग फॉर महात्मा, आर के नारायण 1955। द सर्पेंट ऑफ रोप राजा राव 1960। ए बैंड इन द गंगेज, मनोहर मालगोनकर 1964। उसके बाद है चूज द करेक्ट की पॉइंट्स रिलेटेड टू अप्रोच टू फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडीज। फेमिनिज्म इज कंसर्न विद मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन इन पैट्रियार्कल कल्चर। सही है, ठीक है, एक ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। उसके बाद है फेमिनिस्ट क्रिटिक एक्सप्लेन हाउ द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन इज रिफ्लेक्टेड और चैलेंज्ड बाय लिटरेरी टेक्स्ट। दे एग्जामिन द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन ऑफ ऑल रेसेस, क्लास, सेक्सुअल प्रेफरेंस एंड कल्चर। ये भी ठीक है, फेमिनिज्म में तो इसकी भी बात की गई है। मैरी वुल्स्टनक्राफ्ट डिफाइन फोर मॉडल ऑफ सेक्सुअल डिफरेंस, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, साइकोएनालिटिक एंड कल्चर। मैरी वुल्स्टनक्राफ्ट ने ये मॉडल नहीं दिए हैं, ये मॉडल किसके हैं? ट्रोलमॉय, TRIOL, ट्रोलमॉय, ये शायद स्पेलिंग होगी इसकी, TROIL है या IOL है, ये एक बार चेक कर लेना, ट्रोलमॉय, ठीक है, ये है इनका, इन्होंने ये मॉडल दिए हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। Feminist critique goal to expose the patriarchal premises and resulting prejudice, to promote the discovery and revolution of the literature by women, and the examine social, culture and psychosexual context of literature and literary criticism. Simone de Beauvoir, ये ठीक है स्टेटमेंट, Simone de Beauvoir prefer womanism to feminism। फेमिनिज्म की जगह वुमेनिज्म किसने बोला था? ये एलिस वॉकर की टर्म है, तो ये भी गलत होगी स्टेटमेंट, तो डी वाली भी सही है, ठीक है, तो A B D ये ठीक है दो, राइट। द टर्म ट्रेस विच रेफर टू द ट्रेस ऑफ द अदर हैज बीन बोरोड बाय जैक्स लाका फ्रॉम, जैक्स लाका ने सिगमंड फ्रॉइड से। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसका आंसर जैक्स डेरिडा आएगा या फिर सिगमंड फ्रॉइड आएगा, ठीक है। जो भी इस क्वेश्चन को अब तक देख रहा है वो प्लीज एक बार कमेंट में आंसर जरूर करना इसका, कि आंसर इसका क्या है, दोनों में डाउट है थोड़ा सा। वैसे तो इसमें जैक्स डेरिडा के डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी से ली गई ऐसा बोला गया है। कीपलिंग स्टोरी मिसेस बाथरस इज सेट इन, रुडयार्ड किपलिंग की स्टोरी है, इसको साउथ अफ्रीका में इसकी सेटिंग रखी गई है, ऑप्शन बी सही है इसमें। द नोशन ऑफ ऑथर कॉन्स्टिट्यूट द प्रिविलेज मोमेंट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, नॉलेज, लिटरेचर, फिलोसफी एंड द साइंस। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एसे इन विच द लाइन ऑक्योर्स। ये नोशन ऑफ ऑथर जो है, व्हाट इज एन ऑथर, इसके अंदर है ये, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम कूपर। विलियम कूपर ने कौन सा नहीं लिखा है इसके अंदर? विलियम, द सीन फ्रॉम द प्रोविंशियल लाइफ है, सीन फ्रॉम द मैरिड लाइफ है, द फील्ड मार्शल्स मेमोरीज मेमोयर्स, और मेमोयर्स ऑफ ए न्यू मैन। ये थर्ड वाला जो है वो नहीं है, ये जॉन मास्टर ने लिखा है, इसको नोट कर लो, ये लिखा है जॉन मास्टर, ठीक है। चलो, which of the following statement have given by J.S. Mill in his subjection of women work by J.S. Mill, इसमें इसने कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दी है? द हस्बैंड वॉज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द वाइफ, ये बोला है उसने इसमें। शी इज स्लेव ऑफ एनी बॉय हुज पेरेंट्स फोर्सेस ए रिंग अपॉन द हर फिंगर, ये नहीं बोला उसने। वाइफ्स आर इन जनरल नो बेटर ट्रीटेड देन स्लेव्स, ये ठीक है, ये भी बोला है। और द वाइफ इज द एक्चुअली बोर्न सर्वेंट ऑफ हर हस्बैंड, ये भी ठीक है। इफ ऑल वुमेन आर नॉट द विक्टिम ऑफ एक्चुअल रेप, देन ऑल ऑफ देम आर द विक्टिम ऑफ द ट्रीट ऑफ रेप, नहीं जी ऐसा नहीं बोला उसने, तो ACD आएगा इसके अंदर। ACD जो है हमारा सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है इसमें। लॉर्ड कर्जन यूज द रिपोर्ट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ 1902 टू, इसने सेंट्रलाइज किया था एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, और स्पेशली स्कूल एजुकेशन में, ऑप्शन फोर्थ आएगा।
सेंट्रलाइज स्कूल एजुकेशन अंडर ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन। आगे है विच सिंस द पब्लिकेशन ऑफ सैमुअल जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर इन 1765 विच ऑफ द यूनिटीज हैव बीन रिगार्डेड एज ऑप्शनल डिवाइसेस। देखो इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। हैव बीन रिगार्डेड एज ऑप्शनल डिवाइसेस अवेलेबल ए नीडेड प्लेराइट इन इंग्लैंड टू अचीव स्पेशल इफेक्ट ऑफ ड्रामेटिक कंसंट्रेशन। अब यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन की बात की गई थी, लेकिन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि सबसे जरूरी जो है वो कौन सी यूनिटी है, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, रिगार्डेड एज ऑप्शनल डिवाइस। ऑप्शनल कौन कौन सी है, तो बच गई कौन सी, टाइम और प्लेस। ठीक है, ये दो ऑप्शनल बच गई हैं। अब देखो टाइम और प्लेस कहाँ पे है, ये रहा यूनिटी ऑफ प्लेस एंड टाइम, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। सही हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। Who has written the two pillars upon which a theory of criticism must rest an account of the value and account of communication? आइए रिचर्ड, राइट आंसर है इसका द टू पिलर अपॉन विच ए थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म। ये स्टेटमेंट किसकी है, आइए रिचर्ड की है। आइए रिचर्ड। चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, फाइंड आउट द करेक्ट वन। जोफ्री चौसर रोड द कैंटरबरी टेल्स, ट्रिलियस एंड क्रिसिडे एंड लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ठीक है, ये लिखा है चौसर ने, सही है स्टेटमेंट पहली तो। जॉन मिल्टन रोड द मास्क ऑफ कम्युनिस्ट, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला फिलिप सिडनी का है, ये गलत हो गई। एसटी कोलरेज कंपोज द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, ठीक है। क्रिस्टाबेल भी ठीक है और कुबला खान भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। शेक्सपियर रोड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लेप ऑफ लुक्रेस एंड ट्रिलियस एंड क्रिसिडा, ये भी ठीक है, ये तीनों लिखे हैं शेक्सपियर ने। तो कौन सी सही होगी, ए, सी और डी। ए सी डी तो है ही नहीं ऑप्शन में। अलेक्जेंडर पोप वर्क्स इंक्लूड डंसियार्ड, रेप ऑफ द लॉक एंड एपिस्टल्स, ये भी है इसके। तो ए सी डी ई सारे ऑप्शन में होने चाहिए। ए सी डी ई वाले देखो ऑप्शन कौन से हैं, ए सी डी ई, ए डी ई तो ये हो गया, सी डी ई ये हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर सही होंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म क्रोनोलॉजिकली, आगे सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा शायद, हाँ। जेंडर ट्रबल बाय हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है मिशेल फूको का 1976 में, और आगे ये वॉल्यूम में पब्लिश्ड है 84 तक। जेंडर ट्रबल है 1990, लेस्बियन क्रिटिसिज्म 1993, बॉडीज दैट मैटर 1993 जूडिथ बटलर का हो गया। ए हिस्ट्री ऑफ गे लिटरेचर 1998। अच्छा, अब ये दो एक ही जगह पे आ गए, इनको कैसे रखेंगे हम, पहले इसको हम रखते हैं सी ए, ठीक है, उसके बाद आएंगे ये। ठीक है, सी ए वाले ऑप्शन पहले मिल जाएंगे आपको, जैसे सी और ए वाले ये यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, वैसे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप होने चाहिए, एंटी ड्रॉप ही करता है अगर सेम डेट वाले होते हैं तो। टेरेस्ट्रियलाइजेशन इज ए टर्म गिवन बाय, ये होता क्या है टेरेस्ट्रियलाइजेशन, ये एक प्रोसेस है क्रिएटिंग बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को क्रिएट करने का, बाउंड्रीज, ऑर्डर्स और स्टेबल स्ट्रक्चर। दिस टर्म गिवन बाय जाइल्स डेल्यूज एंड फेलिक्स गुटारी, इनकी टर्म है ये। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है इसमें। Who is the opinion that the concept of ideology is the most important conceptual category in cultural study? किसने बोला है ऐसा, किसका ओपिनियन है कि आइडियोलॉजी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी में आता है, ये बोला है ग्राहम टर्नर ने। ग्राहम टर्नर, ऑप्शन बी है ये। ठीक है, सही। उसके बाद है मैच करना है, ये आसान क्वेश्चन है। सिंथियाज रिवेल्स लिखा है बेन जॉनसन ने, मेड्स ट्रेजेडी लिखा है, मेड्स ट्रेजेडी किसने लिखा है, बियोमोंट एंड फ्लेचर ने। वुमेन बिवेयर वुमेन, थॉमस मिडल्टन, शूमेकर हॉलिडे, थॉमस डेकर 1700 में। इनकी डेट भी याद कर लेना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक फ्रॉम द फॉलोइंग। लिंग्विस्टिक्स के अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। टू डिस्क्राइब एंड ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल लैंग्वेज, टू डिस्क्राइब ट्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑल ऑब्जर्वेबल लैंग्वेज। ठीक है,
टू डिटरमाइन द फोर्सेस दैट ऑल परमानेंटली एंड यूनिवर्सली एट वर्क इन ऑल लैंग्वेज, ये भी ठीक है। टू डिटरमाइन द फोर्सेस आर परमानेंटली, टू स्टडी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीच ओनली। देखो मैंने आपको ये बात बताई थी पहले, ये जहां भी ओनली वाला ये होता है 99% केसेस में वो स्टेटमेंट जो है वो गलत होती है। ध्यान रखना ये बात गलत होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टडी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिविलाइज ह्यूमन स्पीच ओनली, भाई सिर्फ सिविलाइज को थोड़ी ना करेंगे लैंग्वेज के अंदर, अनसिविलाइज हो चाहे वो भी आएंगे उसमें। तो टू कंसिडर ओनली, देखो ये ओनली फिर आ गया करेक्ट स्पीच एंड फ्लोरी लैंग्वेज, भाई करेक्ट नहीं इनकरेक्ट भी आएंगे लैंग्वेज के अंदर, तो ये दोनों गलत हो गई। ठीक है, तो ए बी ई पहले ही ऑप्शन में है। कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस से बनाने होते हैं और वो बन जाते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म मोर देन कूल रीजन, ये पता नहीं कहां से निकाल के लेके आए हैं, 1989 में है ये। डेथ इज द मदर ऑफ ब्यूटी 1995 में है ये। मार्जिन ऑफ डिस्कोर्स 1988 में है ये। मीटर इन इंग्लिश 1966 में है ये, और रूल ऑफ मेटाफर 2010 में है। ठीक है, तो ई ऑप्शन इसमें सबसे लास्ट में आ जाएगा। ई ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन, EACBD। लास्ट वाला सॉरी 1975 के अंदर है ये, द रूल ऑफ मेटाफर 1975, 2010 मैंने गलती से लिखा है, ये है इसमें रूल ऑफ मेटाफर, ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, who has described his criticism as a byproduct of his private poetry work, so by as a byproduct किसने बोला था अपने क्रिटिसिज्म को? टीएस एलियट ने। ठीक है, बस इसका ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखो, बाय प्रोडक्ट और प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्कशॉप किसने अपने क्रिटिसिज्म को डिस्क्राइब किया है? टीएस एलियट ने। उसके बाद आ गया फिर अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्वाइजिशन शेड्यूल इन द इट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। स्पेशली मैंने ये फिफ्थ जो यूनिट है जब वो पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये बात बोली भी थी। ठीक है, कि ये वाले जो है आपको सीक्वेंस में याद करके जाने हैं। क्लास में अब भी जो हमारी रिकॉर्डेड क्लास है उसमें मिल जाएगी ये बातें एज इट इज, और मैंने बोला था कि ये याद कर लेना इसको सीक्वेंस में। सबसे पहले आएगा कोइंग, कू करता है बच्चा जब, बैबलिंग आता है। ठीक है, बैबल करना शुरू करता है, बै 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 से। ठीक है, उसके बाद वन वर्ड स्टेज, एक वर्ड बोलना शुरू करता है, उसके बाद दो वर्ड बोलना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राफिक स्पीच, एक पूरा सेंटेंस बोलने लगता है। तो ये हो गया डी ई ए DECAB, DECAB है ऑप्शन फोर्थ के अंदर। ठीक है, ये भी आसान था क्वेश्चन। ये आगे देखो दिया है, कूइंग करता है बच्चा 2 से 3 महीने का होता है, बैबलिंग 6 से 8 महीने का, वन वर्ड अराउंड 1 साल का होता है, टू वर्ड जो है वो 18 से 24 महीने का होता है, टेलीग्राफिक स्पीच 2 से 3 साल का होता है। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन स्टोरे इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग जॉन स्टोरे के वर्क्स को सेट करना है। इन्वेंटिंग पॉपुलर कल्चर, इन्वेंटिंग पॉपुलर कल्चर है 2003 में। कल्चर थ्योरी एंड पॉपुलर कल्चर 1994। व्हाट इज कल्चरल स्टडी 1996। कल्चरल कंजप्शन एंड एवरीडे लाइफ 1999। कल्चर एंड पावर इन कल्चरल स्टडी 2010। अब ये ई सबसे लास्ट में आएगा, सबसे पहले आ गया 1994 बी, तो बी सबसे पहले है और ई सबसे लास्ट में है, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। Which of the school of criticism has strongly opposed the formalism?
फॉर्मलिज्म का इनमें से कौन कौन अपोज करता है? इन बोथ इट्स यूरोपियन एंड अमेरिकन वेराइटीज रिजेक्ट द व्यू दैट देयर इज ए शार्प एंड डेफिनेबल डिवीजन बिटवीन ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड लिटरेरी लैंग्वेज। फॉर्मलिज्म क्या बोलता है कि भाई लिटरेचर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो है वो नहीं होती है, और इसको अपोज किया है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म ने। और स्पीच एक्ट थ्योरी ने, न्यू हिस्टोरिसिज्म ने। तो बी सी डी, ऑप्शन थर्ड हो गया इसमें, बी सी और डी। Who wrote the Committee of the Public Instruction in introducing English as official language of the government and that of education? किसने लिखा? विलियम बेनेटिक ने। विलियम बेनेटिक ने लिखा था ये जो कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। जब मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन आया था ना, तब उसको सपोर्ट किया था इसने 1835 में। उसी ने बोला था ना कि इंडियन जो है वो टेस्ट और कलर में इंडियन होने चाहिए, और मोरल जो है, ओपिनियन जो है वो इंग्लिश मैन वाले होने चाहिए। लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। ही टर्न्ड हिज बैक ऑन द 2 डिकेड्स ऑफ हिपोक्रेसी। ए का आएगा इसमें डब्ल्यू एच ऑर्डन, ए का फोर्थ हो गया। ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। द वेल्स ट्रेडिशन ऑफ पावर स्पोकन वर्ड एज प्रेजेंट, डायलन थॉमस। He is identified as representative middle bro voice of the present adjusting to the past. ये है जॉन बैट्समैन। His poetry play with the against romantic tradition in poetry. ये है फिलिप लार्किन, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन थर्ड। उसके बाद आ गया जॉन ग्रोस, वेंडी मार्टिन, जॉर्ज सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी का इसमें से वर्क है ये वाला, द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ एसे, या हिस्ट्री ऑफ प्रोज रिदम, ये वाला है ना, द हिस्ट्री ऑफ प्रोज रिदम, ये है। ए का सी का फर्स्ट, इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। जॉन ग्रोस ने लिखा है ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ एसे, ए का सेकंड हो गया। सेकंड देखो, ए का सेकंड कहाँ पे है? ए का सेकंड है एक ही ऑप्शन में, इसमें है, ये ठीक हो गया। एसे बाय कंटेम्परेरी अमेरिकन वुमेन, ये वेंडी मार्टिन का है। एनालाइजिंग प्रोज, ये हो गया रिचर्ड लेलम। Which of the following works is written by Joseph Conrad? Tales of Unrest, ये जोसेफ कॉनरेड का है, और जो बाकी के वर्क्स हैं वो हेनरी जेम्स के हैं ये सारे। मैडोना ऑफ द फ्यूचर एंड अदर टेल्स, द टू मैजिक, द स्पॉइल ऑफ पॉइंटन। उसके बाद आ गया भाई मैच करने हैं, हाली, रविंद्रनाथ टैगोर, टाइगर क्ला। अच्छा, करेक्ट मैच बताना है कौन कौन सा है। टाइगर क्ला, लखन देव, फ्यूचर ऑफ कृष्णा, कृष्ण स्वामी, नालिनी, गुरचरण दास। ये एक तो नालिनी इसका नहीं है, गुरचरण दास का, इसको एलिमिनेट करो पहले तो। हेवदनाथ गिरीश कर्नाड का है, इसको रखो, मतलब डी हटा दो और ई रख लो एक बार। डी यहां से हट जाएगा, ए सी डी इनको भी हटा दो। देखो डी ऑप्शन है, इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ, एलिमिनेट करते हो तो इसमें से डी गया, इसमें से डी गया, इसमें से गया, बचा कौन सा? बी सी ई हो गया आंसर। सारे देखने की भी जरूरत नहीं है, ये आ गया। एरिजहंग्स रोमन इज ए टर्म विच सिग्निफाई। एरिजहंग्स रोमन क्या है? ये इस तरह की टर्म है, बिल्डंग्स रोमन, कंस्टल रोमन, ठीक है। ये जर्मनिक टर्म है ये, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब है नोवेल ऑफ एजुकेशन। कंस्टल रोमन का मतलब होता है जो हमारा जो आर्टिस्ट होता है उसकी ग्रोथ के बारे में, ठीक है। और बिल्डंग्स रोमन होता है जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी चाइल्डहुड से लेकर उसकी अडल्टहुड तक की जो ग्रोथ है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ है, जिसको हम कमिंग एज नोवेल भी बोलते हैं। इस पे आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। Chose the statement given by Virginia Woolf about women. She is born stupid and can do nothing but stupidity. क्या ऐसा बोला था उसने? वर्जीनिया वुल्फ ने ऐसा तो नहीं बोला, तो ये गलत है।
सी डोमिनेट द लाइव्स ऑफ किंग्स एंड कॉन्कर्स था फिक्शन, ये ठीक है। सी प्रिवेट्स पोइट्री फ्रॉम कवर टू कवर, सी इज ओल्ड बट एब्सेंट फ्रॉम हिस्ट्री, ये भी ठीक है। सी क्रिटिसाइज शेक्सपियर फॉर बीइंग हार्श एंड रूड टू हिज फीमेल कैरेक्टर इन हिज प्लेस, नहीं, शेक्सपियर ने तो ऐसा नहीं किया, ये गलत है। In real life, she could hardly read, could scarcely spell, and was the property of her husband. ये सही है। B, C, E, ऑप्शन सेकंड। चलो आगे। Choose the correct statement among the following. Macaulay was the practical man of affair, helping and rejoicing in the progress of his beloved country. ठीक है, वो तो अपनी कंट्री से प्यार करता था भाई मैकॉले। हमारी लैंग्वेज के बारे में बहुत गलत गलत बोला इस आदमी ने, इतिहास इसको कभी माफ नहीं करेगा। मैकॉले, इंग्लिश जो है इसने 1835 में मिनट ऑन एजुकेशन लिखा ना, तब इसने बोला कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए सब हर जगह पे, इंग्लिश के कॉलेज बनाओ, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाओ, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बनाओ। रस्किन वॉज लाइक हिब्रू प्रोफेट, रस्किन हिब्रू प्रोफेट था क्या? रस्किन वॉज हिब्रू प्रोफेट just in form of the desert, and the burden of his message was woe to them that are is in June। नहीं, ये रस्किन हिब्रू नहीं था, ये गलत है स्टेटमेंट। आर्नोल्ड वॉज मच लाइक कल्टिवेटेड ग्रीक, ये ठीक है। हिज वॉइस वॉज सॉफ्ट। न्यूमैन वॉज लाइक द बेस्ट फ्रेंच प्रोज राइटर, ये भी ठीक है। तो बी हटा दो यहां से, ए सी डी, ई तो है ही नहीं, ए सी डी, ए सी डी है क्या? हाँ, दूसरे ऑप्शन के अंदर है, एक बार इसका देख लेते हैं। आर्नोल्ड वॉज कल्टिवेटेड, हाँ ये। रस्किन वॉज ए प्रोफेटिक, हिब्रू नहीं था ये, प्रोफेटिक एंड द स्पेसिफिक बिब्लिकल कंपैरिजन में भी ओवरस्टेटेड। आगे, आइडेंटिफाई द पोएम इन विच द फॉलोइंग लाइन अकर। मे बी सो ब्यूटीफुल इट्स थ्रिल माई हार्ट विद टेंडर ग्लैडनेस दस टू लुक एट दाई, ये है फ्रोस्ट एट मिडनाइट, एसटी कॉलरेज की पोएम है, कन्वर्सेशनल पोएम के अंदर आती है ये, ठीक है, फ्रोस्ट एट मिडनाइट। उसके बाद हो गया, हाँ सब टाइटल दे रखे हैं वो बताने, ये क्वेश्चन भी आसान है। साइलास मारिनर सब टाइटल है वीवर ऑफ द रेवलॉय। सिबिल द टू नेशन कहाँ है, ये रहा। फ्रैंकनस्टीन द मॉडर्न प्रोमेथियस, और ओलिवर ट्विस्ट का है द पेरिस बॉय प्रोग्रेस। इस तरह से इसको मैच करना है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ लिटरेरी रिसर्च, इसमें से कौन सी लिटरेरी रिसर्च नहीं है? लिटरेरी रिसर्च बिब्लियोग्राफी, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल में आती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो बिलोंग करती है सोशल साइंस या फिर साइंस से, जहां पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, ये लिटरेरी से रिलेट नहीं करती है। तो ये वाली जो है आंसर यही होगा, क्योंकि नोट पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब फिर बुक्स को क्रोनोलॉजी में लगाना है। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, चलो हम बता देते हैं यहाँ पे। जीएन सटर द इंग्लिश ओड फ्रॉम मिल्टन टू कीट्स, भाई कहाँ से लेके आते हो ऐसे क्वेश्चन तुम? (1980) पॉल एच फ्राई द पोइट्स कॉलिंग इन द इंग्लिश ओड, 1990। जॉन हैथस्टब्स द ओड, 1916। Carol Madison Apollo and the Nine, A History of the Ode, 1964। G.M. Foley's Oral Tradition in Literature, 1963। सबसे पहले आ गया ये सी, सी के बाद सी ई डी, देन ए और फिर बी, यानी कि सी ई डी। सी ई डी देखो कौन से ऑप्शन में है पहले, सॉरी सी ए डी, हाँ सी ए डी, ये है सी ए डी इसमें। सी ई डी होना चाहिए था ना, सी ई डी, ए बी इसके अंदर दिया ही नहीं है।
ये क्वेश्चन डिलीट होना था, मतलब ड्रॉप होने वाला क्वेश्चन है ये। Name the theory which assume that culture is not separate from the nature and there is no hierarchy of the act such as the human is more privileged। ये किसने बोला ऐसा? कौन सी थ्योरी है ऐसी जिसमें कल्चर जो है वो सेपरेट नहीं है नेचर से और देयर इज नो हायरकी? मतलब जो नेटवर्क है वो सारे के सारे क्या है? ऑल नेटवर्क आर इक्वल, वहां पे किसी तरह की कोई हायरकी नहीं है। और ये किस में है? एक्टर नेटवर्क थ्योरी के अंदर, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर। विच ऑफ द bibliography is concerned with the close analysis of individual copies of books in the light of our knowledge of how books were produced in literary research? ये क्या है? क्लोज एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल कॉपीज ऑफ द बुक इन लाइट ऑफ आवर नॉलेज। क्लोज एनालिसिस करना, ठीक है, मतलब ये आता है एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी के अंदर। उसके बाद मैच करना है थिक डिस्क्रिप्शन, ट्रांसीडेंटल सिग्निफाइड, ये तो डेरिडा का है। विकल्टन और ये आई रिचर्ड का है। एलाइनेशन इफेक्ट हो गया इसका बर्टोल्ट ब्रेस्ट का। अब थिक डिस्क्रिप्शन जो है ये हो गया क्लिफोर्ड गेट्स का। तो ए का 4, बी का फर्स्ट, ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी का फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो गया इसमें। हाउ मैनी वॉल्यूम्स जॉर्ज इलियट मिडल मार्च वाज फर्स्ट पब्लिश्ड? कितनी वॉल्यूम थी उसमें? 8 वॉल्यूम थी ना, 8 वॉल्यूम थी जब वो पब्लिश किया गया था जॉर्ज इलियट का मिडल मार्च। चलो मैच करना है सरप्राइज बाय सिन, ये है स्टैनली फिश। 5 रीडर्स रीडिंग, ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया 5 रीडर्स रीडिंग नॉर्मन हॉलैंड, बी का फोर्थ। तो बी का फोर्थ क्या है? यहाँ पे है नहीं है? हाँ यहाँ पे है, बी का फोर्थ इसमें है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा इसमें। द रीडर एंड द टेक्स्ट द पोएम लुइस रोजनबर्ट, और विद रिस्पेक्ट टू रीडर वोल्टर जे स्लेटोफ। चलो अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजी। द हार्ट ऑफ हिंदुस्तान 1931, ओकेजनल स्पीच एंड राइटिंग 1956, ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट 1939, और ये मुझे नहीं मिला कहीं भी, ठीक है, शायद ये बहुत पुराने टाइम पे लिखा गया है, ये कहीं पे नहीं मिला। द प्रिंसिपल उपनिषद ये मिला है 1953 में। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ए को पहले रखेंगे, ए सी जो है वो लास्ट में दिया गया है फोर्थ ऑप्शन के अंदर, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन होना चाहिए ड्रॉप वैसे ही। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट वन। Mikhail Bakhtin traces the root of the novel back into the imperial Rome and ancient Hellenistic romances, सही है। Henry James considered the novel as the epic of the prosaic modern world, ऐसा हेनरी जेम्स ने नहीं बोला। मार्गरेट एंड डूटी लोकेट्स नोवेल बर्थ प्लेस इन द कल्चर ऑफ द एंशियंट मेडिटेरियन, ठीक है ये। एफ आर लेविस डिफाइन नोवेल एज वन ब्राइट बुक ऑफ लाइफ, एफ आर लेविस ने ऐसा नहीं बोला। जॉर्ज लुकास कॉल द नोवेल द एपिक ऑफ द वर्ल्ड अमेंडेड, इसने ऐसा बोला है। तो ये ए सी ई ऑप्शन इसके अंदर सही है, ऑप्शन फर्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग कमीशन कमेटी एंड इवेंट विच वर इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अब इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। गोकक कमेटी रिपोर्ट आई थी 1980 के अंदर, 1980 से 83 है ये, ठीक है। आचार्य राममूर्ति कमीशन है 1990 के अंदर। देन ऑल इंडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 1916, कोठारी कमीशन 1964, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963।
पहले कौन सा आएगा? सी, देन ई, डी, सी ई डी ए बी, ऑप्शन सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन फेमिनिज्म इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फीमेल इमेजिनेशन आगे दे रखे होंगे तो हाँ। रेवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज जूलिया क्रिस्टी का 1974, द फीमेल इमेजिनेशन 1975, लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977, मैड वुमेन इन एटिक 1979, वुमेन ऑपरेशन टुडे ये है 1980। ये क्रोनोलॉजी में, ठीक है। फिर मैच करना है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये समझने की चीजें हैं वैसे। पिजिन क्या होता है? जब कोई भी अलग अलग कम्युनिटी से दो लोग आते हैं, उनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, और वो कम्युनिकेशन के लिए कोई टूटी फूटी एक लैंग्वेज अपने डेवलप करते हैं, दोनों का मिक्स करके, उसको हम पिजिन बोलते हैं। और क्रियोल वो बाद में बनता है, मतलब वो धीरे धीरे करके उस लैंग्वेज को यूज करने लगते हैं, और फिर उनकी आने वाली जो पीढ़ी है उसको एज ए मदर टंग यूज करने लगती है, तब वो क्रियोल बन जाता है, ठीक है। तो पिजिन क्या हो गया इसमें से? देखो, a contact language which draw on elements from two or more language, दो से या उससे ज्यादा लैंग्वेज के कॉन्टेक्ट से जो मिलके बनती है उसको हम बोलते हैं पिजिन। ए का हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। ए ऑप्शन थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया गया, बाकी ये समझ लेते हैं एक बार इसको आगे। क्रियोल होता है, फिर क्रियोल है हमारा जब लोग उस लैंग्वेज को परमानेंटली यानी कि एज ए मदर टंग यूज करने लगते हैं या ऑफिशियल लैंग्वेज उसको बना लेते हैं। ए टर्म रिलेटिंग टू पीपल एंड लैंग्वेज स्पेशली इन द erstwhile colonial trophies and subtrophic in the American, Africa and Indian Ocean and Oceania। यहाँ पे ऐसा ही हुआ था, कम्युनिकेशन के लिए जब दो लैंग्वेज को मिक्स करके एक लैंग्वेज हमारी, जैसे आज हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, ना ही प्रॉपर वो इंग्लिश उनकी है ना ही हमारी है, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश हमने बना दी उसको, ठीक है, ये क्या हो गया? क्रियोल हो गया ये। उसके बाद है आइडियोलेक्ट। आइडियोलेक्ट का मतलब होता है इंडिविजुअल का स्टाइल। हर एक इंसान का बोलने का तरीका जो है वो अलग होता है, वो अलग तरीके से वर्ड्स को चूज करता है, अलग तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है, ठीक है, ये होता है इंडिविजुअल का स्टाइल, आइडियोलेक्ट। इसमें देखा गया द लैंग्वेज स्पेशल टू एन इंडिविजुअल समटाइम डिस्क्राइब एज ए पर्सनल डायलेक्ट, राइट। और रजिस्टर क्या होता है? जब हम एक ही लैंग्वेज को अलग अलग जगह पे अलग ढंग से बोलते हैं, यानी कि जैसे हम क्लासरूम में अलग बोलते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तब अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो स्टाइल हमारा अलग हो जाता है। तो हर जगह पे हर ढंग से हम अलग तरीके से लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर। ए लैंग्वेज डिफाइन अकॉर्डिंग टू द सोशल यूज, सोशल यूज के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। Who among the following is considered as the father of South African English poetry? Thomas Pringle, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, साउथ अफ्रीकन। Which of the following statement have been given by Barbara Johnson? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बारबरा जॉनसन की है? डिकंस्ट्रक्शन इज नॉट ए सिनोनियम विद डिस्ट्रक्शन, ये तो ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है क्या? हाँ दी गई है। Johnson nuanced understanding of deconstruction from the critical works, emphasizing that deconstruction reveals inherent instabilities rather than imposing external destruction, ठीक है। The deconstruction of a text does not proceed by the random doubt or the arbitrary subversion, ठीक है। Deconstruction is not a dismantling the structure of a text but a demonstration that it has already dismantled itself, ये गलत है। If anything is destroyed in the deconstructive reading, it is not the text but the claim to unequivocal domination of one mode of signify over another, ये ठीक है। तो इसकी ए बी डी सही है स्टेटमेंट इसमें, बाकी की गलत हो जाएंगी।
ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन है वो पैसेज वाले हैं, ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लेना, आंसर मैंने इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ये स्क्रॉल बहुत करना पड़ेगा, तो इसमें ढंग से हो नहीं पाएगा। तो आप ये खुद कर लेना इसको। ठीक है, अभी हमने टाइम लिया है लगभग लगभग हमारा 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं, इसमें हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर जितने भी नए टॉपिक्स हैं वो सारे मैं क्लास में करवाने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी नए राइटर्स आए हैं वो हम ऐड कर लेंगे, जो नए टॉपिक्स हैं वो हम ऐड कर लेंगे। राइट, तो एक इस तरीके से हम पढ़ के जाएंगे, ताकि अगर आगे ऐसा कोई पेपर आता है, हालांकि 2-3 साल में ऐसा एक बार होता है, ऐसा पेपर अब नहीं आएगा आगे। ठीक है, दिसंबर में ऐसा पेपर तो नहीं आएगा, चांसेस नहीं है, 2-3 साल बाद फिर आ सकता है, क्योंकि इस तरीके का जो पेपर बनाया गया है, इतने क्वेश्चन जो है वो बाहर से या अननोन ऑथर से लिए गए हैं, तो इतने नहीं आते। और सिलेबस की बात जहां तक है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो आप अपना सिलेबस जो है वो जो आपको दिया गया है, ठीक है, या क्लास में जो आपको करवाया गया है उसको आप ढंग से करिए। ठीक है, बाकी हम मिलते रहेंगे, क्लासेस हमारी ऐसी चलती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।